नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सेन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ पुनः मौजूद हूँ आज की चर्चित सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के। राव साहब, बातें पुरानी ही हैं, लेकिन चूंकि ये अनवरत चल रहा है महाराष्ट्र संग्राम को लेकर, ये ठीक है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में नई सरकार आ गई, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो कथित बागी गुट है उसकी सरकार बनी। बावजूद इसके, हालांकि कल शक्ति परीक्षण हुआ, बहुत आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया, बावजूद इसके एक जो आम चर्चा है लोगों के बीच में कि शिंदे सरकार कब तक सरकार, ये एक आम चर्चा। ये संशय क्यों? आखिर जब कल के जो संख्या का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत आसानी से ऐसा लगा कि बहुत ही आसानी के साथ ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, कहीं कोई चुनौती नहीं है। बावजूद इसके कार्यकाल को लेकर संशय क्यों? कल माननीय एकनाथ शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस के मिलीजुली शिवसेना का जो नया ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर अपना मत हासिल किया। 164 वोट मिले और हालांकि राहुल नार्वेकर जिन्होंने पहले दिन अध्यक्ष चुनाव में अपना वोट दिया था, वो अध्यक्ष बनने से एक वोट कम हो गया टेक्निकली, मगर संतोष बांगर जो जिनके बारे में कहा जाता है कि रात को उन्होंने 1-1:30 बजे बात किया माननीय एकनाथ शिंदे जी से और वो उनसे मिलने गए और बाद में उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया, तो इस तरह से फिर से एक संख्या 164 हो गई। और कल सभी वक्ताओं ने, जिसमें शिंदे साहब है, फडणवीस जी है, अजित पवार साहब है, गुलाबराव पाटिल है, ऐसे बहुत कल धुआंधार भाषण बची हुई। एकनाथ शिंदे ने जो 2 बात कही वो मैं उसका जिक्र करूँगा, फिर आपने जो सवाल उसकी भी हम बात करेंगे। एक तो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को वो किसान आत्महत्या मुक्त करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि एक भी किसान यहाँ आत्महत्या ना करे। हालांकि ये किसान आत्महत्या का मसला जो है पिछले 20 सालों से, करीब 20 सालों से चला आ रहा है। कुछ कम भी हुआ होगा, मगर ये दुख की बात है कि हमारे राज्य के अब तक कई हजार किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की है, और जिसमें अधिकांश हमारे विदर्भ के रहे, यवतमाल से है, बुल्ढाना है, वाशिम है, वर्धा है। तो ये एक हमारे लिए राहत की बात है। अब इस दिशा में कैसे कदम उठाते हैं, कौन से कॉन्क्रीट उनके स्टेप्स होते हैं, ये देखना होगा, मगर ये बात हम लोगों को थोड़ा राहत की बात है कि उन्होंने ये कहा है इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वो पेट्रोल डीजल से वैट जो है वो कम करेंगे। ये भी तमाम जो है महाराष्ट्र के 13 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो चिंता की बात रही है कि जब सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, राशन हो, वहाँ पर जो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ये बहुत ही दुख की बात है। मगर कल उन्होंने जब कहा, क्योंकि ये सरकार के अधिकार की बात है वैट को कम करना, अगर वो करते हैं तो इससे करोड़ों जो व्हीकल चालक है, व्हीकल धारक है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, कार वाला हो, स्कूटर वाला हो, और जो किसान भाई जो हमारे डीजल वापरते हैं खेतों में पंप चलाने के लिए, उन सब के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा और उम्मीद है आने वाले दिनों में वो ऐसा कर पाएंगे। आपने जिस बात का जिक्र किया है कि
ये सरकार कितने दिन तक। देखिए, ऐसा ये राजनीति है, इसका तो कोई गारंटेड, कोई वारंटी और गारंटी पीरियड नहीं रहता है इसका। मगर कुछ लोगों का हमेशा एक सिलसिला रहता है कि पहले 6 महीने वो स्वागत सत्कार में जाते हैं किसी भी नए कार्यक्रम का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, और उसके बाद वो उसको हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सरकार मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जाएगी। अभी ये तो बोल नहीं सकते, कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, मगर ये अभी ये इट्स टू अर्ली, अंग्रेजी में जो कहते हैं, ये बहुत जल्दी हो गए बोलना कि सरकार कितने दिन, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए और जो उनका जो गुस्सा था जिस बात का, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से जो उनकी नाराज़गी थी, माननीय उद्धव ठाकरे से जो नाराज़गी थी, उसको जो है अभी इन लोगों ने कैपिटलाइज किया, उसको उन्होंने भुनाया है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में मजबूत है ही, और अभी ये जो 40 लोग अगर इधर आ गए हैं तो ये सब मिलकर आगे चल के जो है मेरे ख्याल से ये लोग सरकार चलाएंगे। और अभी एक थोड़ी सी और बात आपको बता दूं मैं, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं नौकरशाह, उसमें एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक 2-3 दिन हुए, या आज का भी दिन पकड़ लीजिए, मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। और सारे बाबू जो है IAS IPS ऑफिसर जो है बैठे हुए हैं, ये इंतजार में है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और हमारा मंत्री, विभागों का वितरण होगा और हमारा मंत्री कौन होगा संबंधित। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, ये परंपरा है कि जब तक मंत्रिमंडल का गठन ना हो, विभागों का वितरण ना हो, तब तक अधिकारी जो है वो बहुत ही धीमी गति से पुराने काम करते रहते हैं। तो ये अभी आज देवेंद्र जी अगर नागपुर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर एक दिन आज संभव नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में गठन में उनका तो सहयोग बहुत ज़रूरी है, उनसे विचार विमर्श। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये मंत्रिमंडल का जल्दी से जल्दी गठन हो, ताकि महाराष्ट्र में कोई असमंजस की स्थिति ना रहे और मैसेज बहुत ही क्लियर जाए, ऐसा लाउड एंड क्लियर जिसको बोलते हैं वैसा कोई मैसेज जाए, ऐसी लोगों की अपेक्षा है। इसी जो राव साहब, इसी महासंग्राम के बीच एक सवाल और लोगों को व्यथित कर रहा है, वह यह है जैसे एकनाथ शिंदे गुट ने स्वयं को शिवसेना माना है और उनके सचेतक को जिसकी नियुक्ति की गई उसको मान्यता भी दे दी गई। पहला काम जो नवनिर्वाचित स्पीकर ने किया वो किया। अब असली शिवसेना जिसको आज भी हम ये मानते हैं, जो चूँकि उसका संबंध मातोश्री से रहा हुआ है और जो उद्धव ठाकरे और उनका गुट है, वो तो कहता है उसने 3 लोगों को निकाल दिया कि शिवसेना तो हम हैं, जो लगता है तार्किक भी है कि शिवसेना वो है। लेकिन यह जो एकनाथ शिंदे का दावा है कि हम असली शिवसेना है, और ये मामला कोर्ट में चला भी गया है और आगे भी जाएगा, ये मामला बढ़ेगा। यह अगर 2 फाड़ शिवसेना होता है तो नाम तो एक ही को मिलेगा, या पूरा का पूरा सिंबल, जैसे कभी कांग्रेस में 2 फाड़ हुआ था तो फ्रीज कर दिया गया था, कांग्रेस आई और कांग्रेसों का गठन हुआ था, इस तरह कुछ हुआ। वैसे में क्या आपको लगता है कि ठाकरे परिवार का शिवसेना पर जो वर्चस्व है या उसके जनक के रूप में उनकी जो मान्यता है, उसमें कोई कमी आएगी? मुझे लगता है सिर्फ शिवसेना का मातोश्री एड्रेस होना ये काफ़ी नहीं है। अभी ये जो लड़ाई है, कल एक जगह तो ये लोग जीत गए, एक माननीय एकनाथ शिंदे वाली सरकार। अभी दूसरी लड़ाई जो है वो स्पीकर के पास उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है कि हमने जो विप निकाला था, ये 16 लोगों ने उसका पालन नहीं किया है, जिसमें आदित्य ठाकरे भी है। ये 2-3 फ्रंट पर ये लड़ाई हो रही है, होने वाली है। कल इन्होंने एक राहुल नार्वेकर के जो स्पीकर है उनके समक्ष एक अर्जी दी है कि ये लोगों को विप पालन नहीं करने के लिए इनको निष्कासित किया जाए। अब उसका फैसला आना है अभी,
उसके ऊपर होगी आगे कार्रवाई। और दूसरी लड़ाई जो है वो कोर्ट में होने वाली है। अभी 11 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें असली गुट कौन है, असली शिवसेना कौन सी है, इसके ऊपर भी और इनके निलंबन पर भी निर्णय होने वाला है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर आप अपना घर ठीक से नहीं संभाल पाए तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। और बीच में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनका ऐसा था, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने पुत्र के नाम पर कर दी और पुत्र ने उनको ही घर से निकाल दिया और वो लोग कहीं किराए के मकान में रह रहे थे। तो ये सब जो संभावनाएं हैं, और पॉलिटिक्स में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। ये लड़ाई मैंने जैसे बताया हमारे दर्शकों को कि पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष ये मामला है और उसके बाद कोर्ट में ये लोग जाने वाले हैं। कोर्ट में क्या फैसला आता है इसके ऊपर रहता है। मगर ये जो है आपने बताया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन इस पूरे इसमें पिक्चर में आने वाला है, क्योंकि सिंबल की लड़ाई जो है, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ था और वो सिंबल फ्रीज कर दिया था। पर अभी मुझे नहीं लगता फ्रीज करने का मौका नहीं है। अभी परिस्थितियों को देखते हुए, बदले हुए हालात को देखते हुए, संख्या बल को देखते हुए और पार्टी का दबदबा देखते हुए और जो सपोर्ट करने वाली पार्टी है उनका इन्फ्लुएंस देखते हुए मुझे लगता है ये फैसला होगा। अभी सिंबल फ्रीज नहीं हो पाएगा। अगर सिंबल शिवसेना गठ को मिलता है तो ये उद्धव ठाकरे गठ के लिए या ग्रुप के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। और असली शिवसेना कौन, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भले आपको सिंबल मिल जाए आपको, पर ये चुनाव जो होंगे आने वाले दिनों में जनता क्या फैसला करती है, जनता की अदालत में सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। मतलब ये मैंने स्पष्ट है कि अभी लड़ाई 3 मोर्चों पर है। एक विधान मंडल के अंदर, हाँ, एक निर्वाचन आयोग और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। एक मामला, हर मामला जाएगा, जा भी रहा है। तो इसकी प्रतीक्षा, परिणाम की प्रतीक्षा दिलचस्प रहेगी कि असली शिवसेना का तमगा किसके पास जाता है। ये इस बीच एक और जो घटना विकासक्रम है, ये थोड़ा हालांकि प्रदेश के युवाओं को तो अच्छा लगा और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है कि जिस आदित्य ठाकरे को लेकर के ज़्यादा एकनाथ शिंदे को शिकायत थी कि उनको महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ये अभी जो 4-5 दिन बीते हैं इसमें आप देखिएगा आदित्य ठाकरे काफ़ी मुखर दिख रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, कोई उम्मीद नहीं करता, जिसका अभी लोग सामान्य रूप से उसको बच्चा के रूप में लेते हैं, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और जो राजनीतिक समझ है, जो जिन बिंदुओं पर वो प्रहार कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद राजनीतिक रूप से आदित्य ठाकरे परिपक्व हो चुके हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। कल माननीय एकनाथ शिंदे साहब को जो विधानसभा में जो भाषण चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया 4 लोगों ने हमको उद्धव ठाकरे से मिलने से रोका है, माननीय उद्धव ठाकरे से। उनका इशारा जो था, उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर सब कयास लगा रहे, सबको मालूम है, सबको पता है। इसमें एक अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद है दिल्ली में, सुभाष देसाई जो यहाँ इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, संजय राउत जो शिवसेना के स्पोक्समैन है, सामना के संपादक है, और माननीय आपने जिनका जिक्र किया आदित्य ठाकरे। ये 4 लोगों ने हमको उद्धव ठाकरे के पास जाने के लिए रोका है। अभी बात तो सर्वविदित है, हम लोगों को नहीं मालूम, पर उन लोगों को मालूम है, ये 40 विधायकों को या पूरे 50 जो भी जितनी संख्या है उनको सबको मालूम है कि अगर आप उद्धव ठाकरे को मिलने से रोक रहे हैं तो ये गलत है। वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही थी, उसका नुकसान हुआ है उद्धव ठाकरे को। दूसरा ऐसा है कि संजय राउत जो है माननीय हमारे सांसद है, शिवसेना के स्पोक्समैन है, इससे पहले हमने बताया कि उन्होंने ही उद्धव ठाकरे के अनुभव में बहुत बातें की है। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप एक लक्ष्मण रेखा आपने पार कर दी,
कल जो बागी विधायकों के एक जो अभी शिंदे साहब के साथ में है, गुलाबराव पाटिल विधायक जो है, उन्होंने कल बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा है, हम लोग जब गुवाहाटी में थे तो हमको तरह तरह के जानवरों के नाम से पुकारा गया, हमको कहा गया कि इनको कामाख्या में इनकी बलि देना चाहिए, या जो भी इस तरह से बयान आए। एग्जैक्टली क्या बोला तो सब जानते हैं। तो ये थोड़ा संजय राउत जो है, यहाँ पर थोड़ी सी उनकी गलती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संयम बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हमने बताया है कि आप जो बोल रहे हैं, आपके शब्द बहुत नपे तुले होने चाहिए। आप किसी को भी एकदम इस तरह नीचे गिरा के नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपके बराबरी के है। और उनका कहना है कि आप हमारे वोट से चुन कर आए, सांसद जो बनते हैं जो विधानसभा के सदस्य वही चुन कर देते हैं। तो इसका नुकसान भी हुआ है और अभी उनकी नाराज़गी जो बढ़ गई है। तो ये बातें सब आई है। और आपने आदित्य ठाकरे का जिक्र किया है। आदित्य ठाकरे आपने बताया जैसे वो मैच्योर होते जा रहे हैं, अच्छी बात है मैच्योर होना, पर क्या होता है कि पॉलिटिकली मैच्योर होना और उसमें अनुभव, उनके पास अनुभव नहीं है, मायने रखता। सारी बातें जो है, जैसे कोई नया आईएएस अधिकारी आता है या आईपीएस अधिकारी आता है, उसको लगता है कि मुझे सब मालूम है, वो अपनी क्वालिटी टाइट रखता है। मगर वहाँ काम करने वाला 30 साल से 40 साल से जो काम कर रहा है बाबू, वो बताता है कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ता है। पर उसका ईगो रहता है, उसको लगता है मुझे बताएगा ये आदमी, मैं तो आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ। तो इस तरह से नहीं होता है। तो आदित्य ठाकरे जो है वो अच्छी बात है, मैच्योर हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। बहुत जल्दी उनको मौका मिला, एकदम डायरेक्ट वो मंत्री बनाए गए, पहली बार चुने और पहली बार मंत्री बनाए गए। हालांकि परंपरा तोड़ी गई, ऐसा नियम रहता था कि जो पहली बार चुनकर आ रहे उनको नहीं बनाया जाता है। ऐसे पहले ऐसी प्रैक्टिस थी, ऐसी कोई ऐसा लिखा हुआ कहीं नियम नहीं है, तो उनको बनाया गया। और अभी मैच्योरिटी आ रही है, मगर उनको थोड़ा अनुभव आना जरूरी है। और कुछ चीज़ें अनुभव से ही आती है, अनुभवी लोगों से उनको सीखना चाहिए कि कैसे पॉलिटिक्स किया जाता है, कैसे बोला जाता है। उन्होंने भी अपने भाषण में कुछ अपशब्द यूज़ किए थे कि यहाँ से गंदगी निकल गई, कल तक जो आपके साथ थे वो अभी गंदगी हो गई। तो ये सब बातें जो है उनके लिए अगर माइनस पॉइंट भी है, और जैसे आपने बताया मैच्योर हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबको मौका नहीं रहता है। उनको मौका मिला और अभी आगे उनको, उद्धव जी जब हाउस में नहीं है तो शायद उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी रहेंगी। तो उनको और थोड़ा अनुभव लेना चाहिए और अनुभवी लोगों से कुछ बातें सीखने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये इसलिए हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। मतलब यह है कि आज की राजनीति में मानवीय मूल्य और नैतिकता हाशिए पर रख दी गई है। तात्कालिक लाभ, निजी लाभ क्या है, यह महत्व रखता है। और इसी को ध्यान में रख करके आज राजदल और विशेष रूप से निर्वाचित विधायक के सांसद अपने भविष्य का फैसला करते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरी सुर्खी पर। एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ जाई है, एक शीर्षक है, और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं, ये शुरुआत है। यह है कि स्वतंत्र तमिलनाडु की मांग की बात उठी। यह पहले कभी नहीं सुना गया था। वहाँ सत्तारूढ़ डीएमके के वरिष्ठ नेता ए राजा ने तमिलनाडु के लिए स्वायत्तता की केंद्र से मांग करते हुए एक तरह से अपरोक्ष में चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्वतंत्र तमिलनाडु के लिए संघर्ष करना होगा। और इसमें उन्होंने ऐसा एक उदाहरण दिया है, पेरियार जो संस्थापक रहे, डीएमके के सब रहे, वो अलग उनकी जो विचारधारा थी स्वतंत्र तमिलनाडु की थी, लेकिन इससे हटकर पार्टी ने भारत की आज़ादी, भारत की संप्रभुता के पक्ष में निर्णय लिया और भारत माता की जय और जय हिंदुस्तान के साथ वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन अब ये बात क्यों उठ रही है? स्वायत्तता की मांग समय से पूर्ण करते हैं, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस मांग के बाद ये चेतावनी कि हमें स्वतंत्र तमिलनाडु के मांग के लिए विवश नहीं किया जाए, यह एक खतरनाक संकेत है। और इस भावना को, बल्कि इस प्रवृत्ति को
क्योंकि देश के अंदर अलग और किसी स्वतंत्र देश की मांग करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी मांग को अस्थायी रूप से विराम देने के लिए इस प्रवृत्ति को ही कुचल दिया जाना चाहिए, ऐसा मानो। क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे। ये जो मांग किया है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजन ने, इसका कोई मायने नहीं। अब जब हम 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं, 75 साल पूरे कर रहे हैं हम लोग, ये देश को आज़ाद हुए और एक इंटीग्रेटेड भारत बनाया है। छोटे छोटे जो आखिरी का जो था हमारा, जैसे हैदराबाद जो था निज़ाम के कब्जे में था, गोवा पोर्तुगीज़ लोग राज करते थे, ये सब मिलकर एक भारत बना है। अभी उसमें ये नया जो आपने बताया स्वतंत्र तमिलनाडु, ये तो बहुत हंसाने वाली बात है। ये कभी हो भी नहीं सकेगा और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और जिन ताकतों ने, जिन लोगों ने, जिन शक्तियों ने इस बारे में विचार किया या विचार कर रहे हैं, उनको तो क्रश करने की बहुत ज़रूरत है। उनको, उनका दमन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी राज्य, जैसे हम यहाँ, आपने देखा पंजाब में भी खालिस्तान की मांग उठती है और उसमें थोड़ा मिलिटेंसी है। वहाँ थोड़ा आतंकी उसके ऊपर उसकी चादर लगी हुई है, आतंकी चादर है उसके ऊपर, उसका कवर जो है आतंक है, आतंकवाद है। मगर यहाँ तमिलनाडु में जो एक बहुत अच्छा प्रॉस्परस स्टेट है, बिल्कुल, हाँ, और लिटरेसी में भी आगे है, रेवेन्यू में भी आगे है, टूरिज़्म के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ के लोग, कहा जाता है कि इनको ईश्वर ने, या अगर मानते हैं तो उनको बुद्धि दिया है। जैसे कहा जाता है कि बंगाल के लोगों में ब्यूटी है, यहाँ वेल्थ है, वहाँ इंटेलेक्चुअल है। तो ये डिमांड करना, ये डिमांड उठाना अपने आप में बहुत ही गलत बात है, चिंताजनक है। और जिन लोगों ने ये उठाया है उनका तो समाचार ले जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये इसके बाद को भी कोई, और जिस बात का उल्लेख किया है पेरियार एवी रामास्वामी नायकर, उन्होंने उस जमाने में जो परिस्थितियां थी वो परिस्थिति आज नहीं है। वो 40 साल पहले की जो परिस्थिति थी, 50 साल पहले की, वो परिस्थिति अभी नहीं है। अभी हम लोग सब इंटीग्रेटेड, एक ये है हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। हम लोग एक ही भारत माता अगर कहें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हम लोग एक भारत है और सब राज्य उसमें जुड़े हुए, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। अभी उसमें अलग से बात करने का, अभी कल तमिलनाडु कर रहा है, अभी कल बाद में केरला बोलेंगे हम भी अलग होते हैं, मणिपुर, और वो तो वैसे भी ये प्रवृत्ति ही खतरनाक है। और फिर से खालिस्तान के लोग बोलेंगे देखो तमिलनाडु डिमांड कर रहा है, हम भी डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रवृत्ति का जितना जल्दी हो सके उसको दमन किया जाना चाहिए और इसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। बिल्कुल, अलगाववाद की यह प्रवृत्ति जो बिल्कुल ए राजा के मुंह से निकली है, इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस पर जो भी कदम केंद्र सरकार उठाए वो आवश्यक है। हालांकि एक अच्छी बात है, ये राजा ने यह भी कहा है, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की है उसके लिए, लेकिन ये भी कहा है साथ में कि हम करुणानिधि जो एक भारत के पक्षधर सूझ रहे हैं, के रास्ते पर हैं, हमें पेरियार के रास्ते पर, पेरियार जो अलगाववाद के समर्थक है, चलने को मजबूर न किया जाए। यह एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन यह अभी हम नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा मानस बना लिया है। यह एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का भी माध्यम हो सकता है। इसलिए इस पर चर्चा करना का विशेष करते हुए इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए, पूर्ण विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार या अन्य संबंधित लोग तत्काल कदम उठाएं। यह स्वतंत्र भारत के हित में होगा। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को हम इतने ही विराम देते हैं और आशा करते हैं कि कल फिर हम नई सुर्खियों के साथ नए विषयों पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।